जय हिंद दोस्त। आज से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले देखेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या होता है कि जो हम लोग भोजन ग्रहण किए होते हैं उस भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो हम लोग पाचन तंत्र नाम क्यों दे देते हैं? क्योंकि इसमें एक अंग की रोल नहीं होता है, इसमें बहुत सारे अंग मिलकर भोजन को पचाने का काम करते हैं। अगर कह दिया जाए मुंह, मुख्य कह दिया जाए, हमारा जो मुंह है केवल मुंह नहीं भोजन का पाचन करता है, इसमें अमाशय भी आ जाते हैं, अग्नाशय भी आ जाते हैं, छोटी आंत भी आ जाती है, बड़ी आंत भी आ जाती है, यकृत भी आ जाता है, ग्रास नली भी आ जाता है। यानी भोजन को पचाने में बहुत सारे अंग का इसमें रोल होता है, जिसके कारण एक अंग इसमें नहीं कार्य करता है, बहुत सारे अंग मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए कह देते हैं इसको सिस्टम, यानी पाचन तंत्र इसको कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ सहायक ग्रंथियां भी इसमें भोजन को पचाने में कार्य करती हैं, और कुछ कुछ आहार नाल में कुछ नाम आ जाते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आहार नाल। तो हमारे आहार नल का शुरुआत मुंह से शुरू होता है और अंतिम में मलाशय से लेकर गुदा तक समाप्त हो जाता है। तो आहार नल की लगभग लंबाई हो जाती है 8 से 10 मीटर हो जाता है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर हो जाती है। यहाँ पर आहार नाल में कुछ इंपोर्टेंट अंग का नाम है, उसको देख लेते हैं। जो मुंह है, मुंह में जो है जिसमें ऊपर में ग्रंथियां आ जाती है, नीचे में 2 ग्रंथियां आ जाती है, इसको कहते हैं मुख गुहा कहते हैं। जो मुंह का पूरा एकदम खोल होता है, खोल, इसको मुख गुहा कहते हैं। उसके नीचे आ जाता है ग्रास नली, और उसके जस्ट नीचे होता है अमाशय। अमाशय होता है, अमाशय से जुड़ा होता है छोटी आंत। छोटी आंत का शुरुआत हो जाता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत आता है। तो यहाँ पर देखा जाए छोटी आंत लगभग 3 भागों में टूटा होता है, लगभग 3 अंग इसके होते हैं। तो यहाँ पर 3 अंग कौन कौन हो जाता है? ग्रहणी हो जाता है, ग्रहणी, एक अंग का नाम ग्रहणी है। और दूसर का देखा जाए जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा अंग का नाम है इलियम। ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है यह है ग्रहणी, और जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है छोटी आंत का, इसको कहते हैं जेजुनम। और सबसे जो नीचे दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं इलियम, इलियम कहते हैं। इलियम की संरचना उंगली नुमा रहता है। ये डायरेक्ट जुड़ा होता है सिक्कम के साथ, ये डायरेक्ट जुड़ा होता है सिक्कम के साथ। सिक्कम के नीचे देखेंगे, सिक्कम के नीचे देखेंगे अपेंडिक्स होता है। यानी हमारे शरीर का जो ये भाग है, ये हमारे भोजन को पचाने में कार्य नहीं करता है, ना ही ये किसी काम का है। इसको काट कर बाहर भी निकाल देंगे तो हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यानी हमारे शरीर का सबसे अवशेषीय अंग, यानी हमारे शरीर के क्या है, अवशेषीय अंग की तरह कार्य करता है। इसका जब ये पहले था तो पहले ये कार्य करता था रेशेदार पदार्थों को पचाने में, यानी घास भूस को पचाने में कार्य करता था। यानी जितने भी घास भूस खाने वाली जानवर होते हैं उसमें अपेंडिक्स पाया जाता है, वो अपेंडिक्स कार्य करता है। अगर हम लोग का अपेंडिक्स अगर कार्य करता तो हम लोग घास भूस भी खा लेते, तो हम लोग का घास भूस पच जाता। लेकिन अब ये क्या करता है, ये कार्य नहीं करता। इसको काट कर भी बाहर निकाल देंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। अपेंडिक्स जुड़ा होता है सिकम के साथ। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर बड़ी आंत देखा जाए, बड़ी आंत, तो बड़ी आंत जो ऊपर जाता है, देखिए ऐसे तो बड़ी आंत को कह देते हैं क्लोन कह देते हैं, बड़ी आंत को क्लोन कह देते हैं। जो ऊपर जाता है इसको इसको कह देते हैं आरोही क्लोन, ऊपर जाता है इसको कहते हैं आरोही क्लोन। और जो सीधा क्षैतिज के रूप में होता है इसको कहते हैं अनुप्रस्थ क्लोन। और जो नीचे आता है इसको कहते हैं अवरोही क्लोन, जो नीचे आता है इसको कहते हैं अवरोही क्लोन। और उसके जस्ट नीचे होता है मलाशय। यहाँ हम लोग का जो भोजन पच जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है, उत्सर्जित पदार्थ, ये मलाशय में जाकर इकट्ठा हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, समय समय पर गुदा के माध्यम से बाहर अवशेषी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। अब यहाँ पर देखा जाए कुछ तो मुख्य अंग हो गए भोजन को पचाने का, और कुछ सहायक ग्रंथियां भी हैं। जैसे में यकृत आ जाएगा, यहाँ पर 3 ग्लैंड्स है, 3 ग्रंथियां हैं। और यहाँ पर देखा जाए अग्नाशय, यहाँ पर सबसे बड़ी जो है ये दिखाई दे रहा है, ये 3 ग्रंथियां हैं। 3 ग्रंथियां का नाम आगे इसमें बता देंगे। ये तीनों ग्रंथियां क्या करते हैं मिलकर, यहाँ पर लार का निर्माण करती है, यानी लार रस का निर्माण करती है। जो यकृत है, यकृत हमारे
पित्त रस का निर्माण करता है, जो जाकर पित्ताशय में जाकर जमा होता है। यकृत को हम लोग लीवर भी कह देते हैं, उर्दू में इसको जिगर कहते हैं। और यहाँ पर देखा जाए अग्नाशय, अग्नाशय से कुछ हार्मोन भी स्रावित होते हैं, कुछ एंजाइम भी स्रावित होते हैं, जिसके चलते एंजाइम स्रावित होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि से और हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो इसलिए अग्नाशय को अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कह देते हैं। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। और कहा जाए यहाँ पर कहा जाए कि बताइए कि हमारे शरीर का अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय हो जाएगा। इस सारा पाचन तंत्र में इस सारा भूमिका निभाते हैं, एंजाइम स्रावित करते हैं, पाचक रस स्रावित करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए जो हमारा आहार नल की लंबाई कितना है? 8 से 10 मीटर। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई लगभग 32 फीट 5 फीट लगभग इसकी लंबाई है, छोटी आंत की लंबाई। यानी जो हमारे आहार नल है, आहार नल में सबसे लंबा कौन सा अंग है? छोटी आंत का सबसे लंबा अंग है। यहाँ पर जो हम भोजन को पचाते हैं, लगभग 5 चरणों में भोजन का पाचन होता है। अंतःग्रहण क्या होता है? अंतःग्रहण थाली से भोजन को मुंह के पास ले जाना, यानी थाली से भोजन मुंह तक ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं। अंतःग्रहण के बाद पाचन होता है। पाचन कहाँ होगा? हमारे मुंह में भी पाचन हो जाएगा, और यहाँ आमाशय में होगा पाचन, छोटी आंत में होगा पाचन, इस सब में क्या हो जाएगा? हमारा पाचन हो जाएगा। पाचन क्या होता है? पाचन होता है जटिल पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, पाचन कहलाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग भोज्य पदार्थ लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और वसा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जटिल अणु होता है, इस सबसे सरल अणु ग्लूकोज में जाकर टूट जाता है। प्रोटीन देखेंगे तो प्रोटीन सबसे सरल अणु अमीनो अम्ल में जाकर टूट जाता है। वसा देखेंगे तो सबसे जटिल होता है और वसा, और इस जाकर टूटता है वसीय अम्ल में जाकर टूट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का पाचन हो जाएगा। पाचन करने के बाद यहाँ पर अवशोषण होता है। अवशोषण की शुरुआत कुछ छोटी आंत के इलियम वाले भाग से शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? बड़ी आंत में पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। इसमें जल का भी अवशोषण होता है। इसमें भोज्य पदार्थ में जो पाचन किया जाता है, इसमें क्या होता है? जल का क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। उसके बाद स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें जो भोजन है, जो पचा हुआ भोजन है, इसमें से जल तो बाहर निकाल लिया गया, और जो इसमें हम लोग के लिए ऊर्जावान चीज है, ग्लूकोज है, विटामिन है, तो इस सबको क्या कर लिया जाता है? इस सबको स्वांगीकरण कर लिया जाता है। इस सबको भी सूख लिया जाता है, और इसके बाद इसको रक्त में मिला दिया जाता है ग्लूकोज को। और उसके बाद जो बच जाता है हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ बच जाता है, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन या बहिक्षेपण कहते हैं। ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद सबसे ऊपर वाले भाग, मुख से चलेंगे। मुख में सबसे पहले पढ़ेंगे दांत। चलिए ठीक है, इसके बाद दांत पढ़ते हैं। यहाँ पर दांत देखते हैं। दांत हो जाएगा सबसे कठोर उत्तक, यानी दांत हमारा क्या होता है? सबसे कठोर होता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। देखिए, जब हमारे दांत में बैक्टीरिया लग जाते हैं तो ये क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय माध्यम में हमारा दांत धीरे धीरे क्षय होने लगता है, टूटने लगता है। तो इसीलिए हम जो टूथपेस्ट लेते हैं, जो मंजन रहता है, वो हमारा क्या होता है? क्षारीय होता है, जिसके चलते ये अम्ल और क्षार मिलकर इसको न्यूट्रल कर देता है। हमारा जो दांत होता है, दांत का बाहर का जो परत होता है, इसको कहते हैं इनामल कहते हैं। बाहर वाले परत को क्या कहते हैं? इनामल। इसके क्या होता है? सफेद रंग का होता है। ये बना होता है कैल्शियम एपिटाइट का बना होता है। आंतरिक जो भाग होता है इसको कहते हैं डेंटाइन। आंतरिक भाग होता है इसको कहते हैं डेंटाइन। ये होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इस तरह कह दिया जाए, जनरल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दांत किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट मार दीजिएगा। जो दूध के दांत होते हैं, 12 वर्ष की अवस्था के बाद उसका दांत टूट जाता है। इसकी संख्या कितना होता है? 20 होता है। मनुष्य का दांत कहा जाए तो 32 संख्या होता है मनुष्य के दांत। अब पूरा जीवन काल में दांत देखा जाए तो 52 दांत आते हैं पूरा जीवन काल में। यहाँ पर पूछेगा कि शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन सा है? तो यहाँ पर दांत आ जाएगा। सबसे कठोर उत्तक कौन होता है? दांत होता है। अगर कह दे कि शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? देखिए, शरीर का सबसे कठोर भाग कहेगा तो दांत हो जाएगा, और शरीर का सबसे मजबूत भाग कहेगा तो हमारा जबड़ा हो जाएगा।
मजबूत में आ जाएगा हमारा जबड़ा और कठोर में हमारा आ जाएगा क्या, दांत आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं दांत के प्रकार। दांत के प्रकार देखेंगे, कृदनक होता है, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क होता है। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर कहते हैं। देखिए इंसीजर, यहाँ पर देखा जाए इंसीजर जो आगे दिखाई दे रहा है, चार आगे होते हैं इंसीजर। इंसीजर होते हैं, इनका काम होता है भोज्य पदार्थों को काटना। इनका काम होता है भोज्य पदार्थों को काटना। ये जस्ट हमारे नाक के नीचे पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, नोज टीथ भी कह देते हैं। जो हमारा रदनक है, केनाइन, जो निकला हुआ है, इसको क्या कह देते हैं, केनाइन कह देते हैं। केनाइन कह देते हैं। इसका काम होता है भोज्य पदार्थों को चीरना फाड़ना। भोज्य पदार्थों को चीरना फाड़ना इसका काम होता है। ये हमारे जो केनाइन देख रहा है, केनाइन हमारे जस्ट आंख के नीचे पाया जाता है, इसलिए इसे आई टीथ भी कह देते हैं। उसके बाद देखा जाए तो ये होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर यानी अग्रचौड़क, यानी चबाने वाला आगे के दांत, चबाने वाला आगे का दांत। चौड़क यानी चबाने वाला आगे का दांत है। जो हमारा देख रहे हैं हरा कलर में ये क्या है, अग्रचौड़क है। अग्रचौड़क यानी भोज्य पदार्थों को पीसने का काम करता है। वही काम हमारा चौड़क भी कर देता है, भोज्य पदार्थों को पीसने का काम कर देता है। जो तीन देख रहे हैं पीछे, ये क्या करता है, भोज्य पदार्थों को पीसने का काम करता है। इसकी संख्या 3 होती है, मोलर की संख्या 3 होती है, प्रीमोलर की संख्या 2 होती है और केनाइन की संख्या 1 होती है। और यहाँ पर देखा जाए इंसीजर की संख्या 2 होती है। इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा केनाइन की संख्या 2, इंसीजर की संख्या 1 और प्रीमोलर की संख्या 2 और यहाँ पर मोलर की संख्या 3 हो जाएगा। उसके बाद पूछ जाता है डेंटाइन फार्मूला। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए मनुष्य के दांत का डेंटाइन फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर डेंटाइन फार्मूला कहेगा तो आप क्या कर दीजिएगा, इंसीजर की संख्या यानी जो 2 भाग है, इसको 2 भाग में डिवाइड किया है तो इसी को क्या कर दीजिए, लिख दीजिएगा। ये ऊपर वाला भाग होगा, जस्ट इसके नीचे भी उतना रहेगा तो पहले उसके ऊपर वाला लिख दीजिए, तो इंसीजर हो जाएगा, यहाँ पर केनाइन हो जाएगा और उसके बाद लिख दीजिएगा प्रीमोलर। प्रीमोलर हो जाएगा, उसके बाद मोलर हो जाएगा। वह चीज नीचे लिख दीजिए, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये चीज लिख देंगे। अब बताइए इंसीजर कितना है, इंसीजर 2 गो है, इंसीजर 2 गो है और यहाँ पर केनाइन कब है, 1 गो। उसके बाद प्रीमोलर 2 और मोलर 3 लिख दिए और यही चीज नीचे लिख देंगे। और देखिए ये ऊपर का हो गया, ये ऊपर का हो गया क्या, ये ऊपर का हो गया, ये इस साइड का हो गया। और बताइए एक भाग का हम लिखे हैं 2 1 2 3, आई क्या है, एक भाग 2 भाग का, 2 भाग नीचे रहेगा, 4 भाग हो जाएगा। तो हमारा देखिए यहाँ पर ये तो हमारे डेंटाइन फार्मूला कितना निकल कर आया मनुष्य का, 2 1 2 3, इतना बोल दीजिएगा। हमारे डेंटाइन फार्मूला, मनुष्य के दांत का डेंटाइन फार्मूला 2 1 2 3। इसमें अगर 4 का गुणा कर दीजिएगा तो मनुष्य के दांत का कुल संख्या निकल कर आ जाएगा 2 1 3 3 2 5 5 3 8, 8 में 4 का गुणा करिएगा 32 निकल कर आ जाएगा। तो मनुष्य के दांत का संख्या कितना हो जाएगा, 32। यही पूछ देता है बच्चों में बताइए डेंटाइन फार्मूला। बच्चों में बताइए डेंटाइन फार्मूला कह देगा तो यहाँ पर बच्चों में यहाँ पर प्रीमोलर होता ही नहीं है, बच्चों में प्रीमोलर होता ही नहीं है और पीछे का थर्ड मोलर नहीं होता है। तो बच्चों में प्रीमोलर खत्म हो जाएगा और पीछे का थर्ड मोलर भी खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना, बचेगा इंसीजर, यहाँ पर इंसीजर बचेगा 2 गो और केनाइन बचेगा 1 गो। अब प्रीमोलर होता ही नहीं है, 0 हो जाएगा और मोलर कितना होता है, 2 गो। नीचे भी 2 1 0 2 हो जाएगा। बताइए एक भाग का लिखे, एक भाग इधर हो गया, 2 भाग ऊपर का हो गया, वही भाग क्या हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पर देखिएगा 2 1 3 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा। 5 में आप 4 का गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी बच्चों में कितना दांत होगा, 20 हो जाएगा। यानी बच्चों के लिए यहाँ पर डेंटाइन फार्मूला 2 1 0 2 और यहाँ पर मनुष्य में दांत का डेंटाइन फार्मूला हो जाएगा 2 1 2 3। यहाँ पर देखा जाता है कि जो हाथी होती है, जो हाथी के जो नीचे निकला होता है दांत, लोग समझते हैं कि क्या है, ये इंसीजर है, ये क्या है, केनाइन है, लेकिन केनाइन नहीं होता है। वो क्या होता है, इंसीजर उसका होता है, इंसीजर होता है। यहाँ पर बता देते हैं, इसको कह देते हैं जो इंसीजर होता है, इंसीजर
इंसिजन नाक के जस्ट नीचे होता है, इसलिए इसको नोज टीथ भी कह देते हैं। और जो देख रहा है क्या, केनाइन, केनाइन जस्ट आंख के जस्ट नीचे होता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, आई टीथ कह देते हैं। और जो बगल में देख रहा है प्रीमोलर, प्रीमोलर हमारे जस्ट गाल के जस्ट सामने पाया जाता है, इसलिए इसे चीक टीथ भी कह देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लिए कि बच्चों में डेंटाइन फार्मूला, यानी बच्चों में डेंटाइन फार्मूला से समझ में आ गया कि ये कौन सा दांत कितना होता है। यहाँ पर इंसिजर इंसिजर 2 होता है, केनाइन 1 होता है, और मनुष्य में है। यहाँ पर देखा जाए इंसिजर 2 हो जाएगा, केनाइन 1 हो जाएगा, प्रीमोलर 0, और यहाँ पर जो हम मोलर है 2 होता है। देखिए जो हमारा प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर लगभग 13-14 वर्ष की अवस्था में हमारा प्रीमोलर आने लगता है। बच्चों में प्रीमोलर आने लगता है 13-14 वर्ष की अवस्था में। जब 16-17 वर्ष की हो जाएंगे तो बच्चों में थर्ड मोलर भी धीरे धीरे आने लगता है, थर्ड मोलर। जो बच्चों में जो 20 दांत पाया जाता है, इसे दूध के दांत भी कहते हैं। ये अस्थायी होता है, यानी 12-13 वर्ष की अवस्था में टूट जाएगा। जो उसके बाद जो दांत जामेगा वो अस्थायी दांत होता है। अस्थायी दांत की संख्या 32 होता है और अस्थायी दांत की संख्या 20 होता है। ये अस्थायी दांत भी कहते हैं, इसे दूध के दांत भी कहते हैं। जय हिंद। उसके बाद अगले अगले वीडियो में देखेंगे जीभ, जीभ के बारे में देखेंगे, और मुख गुहा में भोजन का पाचन कैसे होता है इसको देखेंगे। जय हिंद।